नमस्कार। सन 2016 की बात है। रोहित वेमुला नाम के एक छात्र जो कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र था, उसकी सुसाइड से मौत हो गई। अब यहां पे नैरेटिव बना कि उसकी मौत के पीछे जातिगत भेदभाव था। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता लगा कि उसकी मौत के पीछे पॉलिटिक्स एक मुख्य कारण था। दरअसल रोहित वेमुला एक संगठन से जुड़ा हुआ था, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ASA, और दूसरी तरफ जो संगठन था वो था ABVP। तो ASA और ABVP के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कॉन्फ्लिक्ट पहुंचा यूनिवर्सिटी के प्रशासन के पास। प्रशासन ने जब वो पूरा देखा तो रोहित और उसके ग्रुप्स के लोगों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया। अब देखिए, उसके बाद रोहित की मौत हुई। अब यहां पे एक दुखद घटना हुई, तो हम उस घटना के अंदर नहीं जाएंगे। अब यहां पे जो केस है वो उस यूनिवर्सिटी प्रशासन के अराउंड है कि उन्होंने जो सजा दी वो कितनी जायज थी, वो कितनी फेयर थी और वो कितनी प्रोपोर्शनेट थी। तो जब PIL डाली गई, कोर्ट की और PIL डालने वाले की जो चिंताएं थी वो किस तरीके की थी। देखिए, उनका कंसर्न था जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है यूनिवर्सिटीज के अंदर वो एप्रोप्रिएट नहीं है। वो जिस तरीके से हैंडल होना चाहिए टाइम बाउंड तरीके से वो नहीं हो रहा। जो UGC के जो रूल्स हैं वो पेपर्स पे तो हैं, लेकिन फंक्शन करने में, प्रॉपर फंक्शन करने में वो नाकामयाब हो रहे हैं। जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो अकाउंटिंग सिस्टम है, वो यूनिवर्सिटीज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो कंसर्न है इंप्लीमेंटेशन का। अब UGC उसको कुछ अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करता है। जो पुराने वाला नियम है उसी को वो पूरी तरीके से चेंज कर देता है, यानी कि जो उसे चाहिए है ना, उससे वो कहीं ज्यादा करने की कोशिश करता है। अब जब वो कर रहा है जिस चीज को, उसमें एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमिंग नजर आती है लोगों को। किस तरीके की आइडियोलॉजिकल फ्रेमिंग? उसने उस डेफिनेशन को पूरी तरीके से, भेदभाव जो है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको बहुत विस्तार कर दे दिया, प्लस उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस डाल दिए। किस तरीके से? देखिए, जो अभी तक भेदभाव होता था उसमें एक्सप्लिसिट वर्ड है, एक्सप्लिसिट यानी कि जो साफ साफ दिखता है, उसने उसके साथ इंप्लिसिट वर्ड डाल दिया, यानी कि जो निहित है, जो बहुत सूक्ष्म है। और एक चीज और, उसके साथ साथ उसने शब्द डाल दिया परसीव्ड। परसीव्ड का मतलब है कि जो अपने आप को पीड़ित बता रहा है, उसके साथ भेदभाव हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन उसे लगा हो, तो उस आधार पर वो कंप्लेंट कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कंप्लेंट झूठी है तो वो लास्ट में क्या कह के बच जाएगा कि मुझे लगा। यानी कि परसीव्ड के आधार पर, इंप्लिसिट के आधार पर आप किस तरीके से फैसले करने वाले हो कि वो जो सिस्टम है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जो कंप्लेंट सॉल्व करने का सिस्टम है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब यहां पे जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो वंचित ग्रुप है, जिसको कंप्लेंट करने का अधिकार दिया गया है, उसमें किस किस कैटेगरी को रखा गया है? देखिए, SC ST वुमन जो सही नजर आते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड लोग जो सही नजर आते हैं, उसके साथ साथ उसमें डाल दिया ट्रांसजेंडर्स, माइनॉरिटी और OBC। ट्रांसजेंडर वर्ड सही हो सकता है, लेकिन इसके पीछे एक आइडियोलॉजी, जो ग्लोबल आइडियोलॉजी है, वो यहां पे नजर आती है। पहली बात, जो दूसरे ग्रुप हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो OBC हो, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। माइनॉरिटीज किस तरीके से कि एक तरफ एंटी कन्वर्जन लॉ की बात होती है, क्रिश्चियंस कह रहे हैं कि हमारा कन्वर्जन किया जा रहा है, हिंदू कह रहे हैं कि हमारा कन्वर्जन किया जा रहा है, जो दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी है उसके द्वारा। दूसरी तरफ आप माइनॉरिटी को एज अ होल उस ग्रुप में डाल रहे हो, डिसएडवांटेज ग्रुप में। एक चीज यहां पे OBC को डाल दिया गया। देखिए, OBC एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें इस तरीके की कास्ट है जो खुद को मार्शल कहती हैं। देखिए, जैसे कि जाट लोग हैं, जैसे कि यादव लोग हैं, जैसे कि गुज्जर लोग हैं, तो इनको डिसएडवांटेज ग्रुप में डाला ही नहीं जा सकता। इनके साथ भेदभाव हो ही नहीं सकता। जातिगत आधार पर भेदभाव किसी के साथ हो सकता है, लेकिन अगर यह बोला जाए कि डिसएडवांटेज ग्रुप में इन्हें डाल दिया जाए तो वो जस्टिफाइड नहीं होता। अब देखिए, रिलीजियस माइनॉरिटी में एक केस और है। एक तरफ आप माइनॉरिटी को OBC वाला दर्जा भी देते हैं, मुसलमानों में OBC भी होते हैं, तो एक तरफ जब OBC है तो दूसरी तरफ उनकी जनरल कैटेगरी भी तो हुई। यहां पे आपने माइनॉरिटी पूरा शब्द यूं का यूं डाल दिया। तो जिस तरीके से आप दूसरे ग्रुप के जनरल क्लास को ले रहे हो, तो यहां पे भी आपको माइनॉरिटीज के जनरल क्लास को लेना होगा अगर आप वहां पे OBC की डेफिनेशन फिट करना चाहते हैं। अब अगर आप इस ग्रुप को देखें जो डिसएडवांटेज ग्रुप डिफाइन किया गया है, तो इसमें कौन बचा? इसमें बचे केवल
मेजॉरिटी के जनरल कैटेगरी के मेल्स, यानी कि हिंदू जनरल कैटेगरी के मेल्स यहां पे कंप्लेंट नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि जो निष्कर्ष है कि उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। अब जो कमिटी बनाई गई है, जो निर्णय करेगी, जो फैसलों का निपटारा करेगी, उसमें जो लोग लिए गए हैं या जिनको मैंडेटरी है लेना, जो मस्ट है, वो कौन है? जो वहां पे वंचित लोग दिखाए गए, डिसएडवांटेज लोग, वो कमिटी का हिस्सा होंगे ही होंगे। वहां पे भी हिंदू वर्ग है, हिंदू वर्ग का जो जनरल क्लास है उसको छोड़ दिया गया। तो ये ही सबसे बड़ी जड़ है इस विवाद की, कि एक तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं सकता, दूसरा उसको इक्विटी कमेटी में लिया नहीं गया। तो ये ओप्रेस्ड वर्सेस ओप्रेसर का नैरेटिव बनाया गया है, जिसमें ऑपरेसर केवल एक छोटा सा ग्रुप जो केवल 10-15% होगा उसको रखा गया है और बाकी सारा ओप्रेस्ड ग्रुप रखा गया है। तो ये जो सोच है यही इस विवाद की सबसे बड़ी जड़ है। अब देखिए किस तरीके से यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि यूजीसी ने लोगों को मिसलीड किया। फरवरी 2025 के अंदर इसका ड्राफ्ट रिलीज किया गया और लोगों से सजेशंस मांगे गए। उस समय पे जो डिस्क्रिमिनेशन की भाषा थी वो उसमें इंप्लिसिट या परसीव्ड नाम का कोई वर्ड नहीं था। अगर हम डिसएडवांटेज ग्रुप की बात करें तो उसमें एससी एसटी ही थे, बाकी ओबीसी माइनॉरिटी बाद में डाल दिए गए फाइनल कानून के अंदर। इक्विटी कमेटी में एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन, एससी एसटी और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ही था, और फॉल्स कंप्लेंट का उसमें क्राइटेरिया रखा गया था। यानी कि जो लोगों को दिखाया गया शुरू में मोटा मोटा लोगों को वो सही लगा, लेकिन जब फाइनल कानून बना तो उसमें वो जो प्रोविजंस है वो बिल्कुल चेंज कर दिए गए। तो लोगों का जो सबसे बड़ा इश्यू है वो इस तरीके का है। अब देखिए जब कानून बनाया जाता है नेशनल लेवल पे तो उसके पीछे कुछ आधार होता है, कोई डेटा होता है। अब इसके पीछे जो डेटा दिया गया है अब हम उसको चेक कर लेते हैं। पिछले 5 साल के अंदर जो टोटल कंप्लेंट्स हैं वो 1100 से 1200 कंप्लेंट आई है, जबकि जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो 3 से 4 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लगभग 700 हैं, 700 से ज्यादा है। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो 1 से 2 कंप्लेंट पिछले 5 साल के अंदर आए हैं पर यूनिवर्सिटी, यानी कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम 1 से 2 केस आए हैं ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों में। तो क्या यह डेटा जस्टिफाई करता है कि आप इतना विस्तार वाला कानून, इतना कॉम्प्लिकेटेड कानून इतने बड़े देश में एक साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं केवल इस डेटा के आधार पर? अब देखिए जो यहां पे सॉल्यूशन दिया गया वो दिया गया कास्ट आइडेंटिटी बेस। जब सॉल्यूशन कास्ट आइडेंटिटी बेस है तो इसका मतलब प्रॉब्लम भी कास्ट आइडेंटिटी बेस होगी, तभी तो आपने ये सॉल्यूशन दिया। अब जो ये कंप्लेंट्स हैं 1100 से 1200, इसमें जो आरोपित लोग हैं, है ना, उनकी कास्ट या उसमें झूठी कंप्लेंट कितनी है इस तरीके का कोई डेटा नहीं है। तो जब आप जनरल कैटेगरी को ओप्रेसर बता रहे हो तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इसमें जो ओप्रेसर हैं, इसमें जो आरोपित लोग हैं वो कितने जनरल कैटेगरी के हैं, उसमें कितने ओबीसी हैं, उसमें कितने माइनॉरिटी के हैं। क्योंकि एक तरफ आप ओबीसी और माइनॉरिटी को डिसएडवांटेज ग्रुप में रख रहे हो और एक जो छोटा सा ग्रुप बचा है उसे आप ओप्रेसर ग्रुप में रख रहे हो, है ना, और जो वो डेटा है उसमें आप इस तरीके का कुछ मेंशन नहीं कर रहे हो। तो यानी कि जो डेटा है वो टोटल इलॉजिकल है, उस डेटा के आधार पे ये कानून फिट नहीं बैठता। यानी कि एजम्पशन बेस्ड है, फैक्चुअल डेटा बेस्ड ये कानून नहीं है। देखिए अंग्रेजों के टाइम में 2 बहुत बड़े नैरेटिव बनाए गए। एक ये कि आर्यन लोग बाहर से आए हैं जो द्रविड़ लोगों पे अटैक करते हैं, उन्हें उनके साथ भेदभाव करते हैं, यानी कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को उन्होंने लड़वाया। दूसरा भारत में जातिगत भेदभाव है, यानी कि जातियों को आपस में लड़वाया। तो ये उन्होंने अपने फायदे के लिए किया। तो इस तरीके से उन्होंने नैरेटिव बनाया। उसी नैरेटिव को यहां पे एजम्पशन के आधार पे आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ये लोगों का कहना है। उनकी जो सबसे बड़ी कंप्लेंट है वो ये है। अब देखिए कॉलेज के अंदर किस तरीके की रियलिटी होती है, किस तरीके का एनवायरनमेंट होता है वो हमें देखना जरूरी है, जिससे कि हम ये समझ पाए कि ये कानून कितना फिट बैठने वाला है। कॉलेज के अंदर स्टूडेंट इलेक्शन होते हैं, है ना, ग्रुपिज्म होता है, ईगो क्लैशेस होते हैं, और अगर बिल्कुल सच बात यह है कि लोगों में अफेयर भी होता है। तो इसकी वजह से एक वाद विवाद की सिचुएशन बनी रहती है। अब फॉर एग्जांपल आप ये माने कि इलेक्शन के दिन है, 2 ग्रुप हैं, है ना, एक जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है जो इलेक्शन लड़ रहा है और दूसरा कोई ओबीसी का है, कोई माइनॉरिटी का है।
है ना। अब ओबीसी कैटेगरी का, माइनॉरिटी कैटेगरी का कह देता है कि भाई परसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे वो ये कह देता है कि भाई मेरे साथ भेदभाव हुआ है। अब आप इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे? लास्ट में वो तो कह ही सकता है कि हाँ भाई मुझे लगा, तो आप इस चीज को कैसे पता करेंगे कि हाँ भाई ये फॉल्स कंप्लेंट है? इस तरीके की तो कंप्लेंट आती ही रहेंगी। और एक जो बच्चा है जिसपे वो केस बना है, बेशक वो बाद में छूट जाए, लेकिन उस टाइम पे जो उसकी बदनामी होगी, जो उसका करियर खत्म होगा, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? तो कंसर्न इस तरीके के हैं लोगों को। अब देखिए, जो ये वाला कंसर्न है लोगों का, जो जनरल कैटेगरी के लोगों का कंसर्न है, ये ऐसा नहीं है कि मन घड़ंत है। जिस तरीके से SC ST के केसेस आए हैं, जिस तरीके से डॉरी केस में झूठे केसेस आए हैं, तो उन केसेस के आधार पे इस कानून का मिसयूज नहीं होगा ऐसा नहीं लगता। यानी कि मिसयूज होगा ही होगा, और जिस हिसाब से उसे विस्तार दिया गया है, उस कानून को जिस हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड किया गया है। अब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री की, कि मिनिस्ट्री ने किस वजह से इस कानून को अप्रूव किया होगा। तो पहली बात तो यह है कि ये यूजीसी का कानून है, ये पार्लियामेंट के पास नहीं गया है। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी है कि एक तो मिनिस्ट्री ने ध्यान ही ना दिया हो कि भाई इतना बड़ा चेंज हो गया है और इसके पीछे एक आइडियोलॉजी है, हो सकता है उनका ध्यान ना दिया गया, है ना, है तो गलत। और दूसरी बात यह है कि उनका ध्यान गया लेकिन उनको पॉलिटिकल रिस्क इसमें ना लगा। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी ही होती है, वो सबसे पहले अपना पॉलिटिकल रिस्क देखती है। तो जब कर्नाटक के अंदर रोहित वेमुला कानून बना, तो उसमें जनरल कैटेगरी बाहर निकल के नहीं आए, उन्होंने उस तरीके से ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो यहां भी पॉसिबिलिटी है कि मिनिस्ट्री को ना लगा हो कि भाई ये पॉलिटिकली हमारे लिए परेशान कर सकता है, लोग इसको इतने भारी तरीके से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटी है ना। दोनों ही केसेस में नुकसान एक स्पेसिफिक ग्रुप का होने वाला है, जनरल कैटेगरी का होने वाला है। अब यहां पे मैसेज क्या जाता है जनरल कैटेगरी का? देखिए, जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, है ना, वो एक बात ये समझ रहे हैं, जो उन्हें लग रहा है कि उनकी गलती ये है कि वो अपने आप को एक वोट बैंक के रूप में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, वो अपने वोट को एनकैश नहीं कर पा रहे, वो अपनी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रख रहे। जिस तरीके से जो और ग्रुप्स हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो ओबीसी ग्रुप्स हैं, जो दलित ग्रुप हैं, वो जिस हिसाब से अपनी कंडीशंस रखते हैं, अपने आप को वोट बैंक के रूप में प्रेजेंट करते हैं, उस हिसाब से जनरल कैटेगरी लोग नहीं कर रहे। तो उनका कहना यह है कि हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है। अब लास्ट में हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो मुख्य प्रिंसिपल है डिस्क्रिमिनेशन का, वो क्या होना चाहिए कि भाई भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और रिलीजन। तो इस चीज को सेंटर में रख के कोई कानून बनना चाहिए। उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा दी है, जो उसमें वर्ड्स यूज हुए हैं इम्प्लिसिट और परसीव्ड, ये वर्ड्स हटाने की जरूरत है। जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है उसमें SC ST और वुमन और डिसेबल्ड लोग ये हो सकते हैं, उसके अलावा बाकी जो भी लोग हैं वो उसमें नहीं होने चाहिए। इक्विटी कमेटी है, उसमें सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर कैटेगरी के उसमें लोग होने चाहिए। और चाहे डिसएडवांटेज में महिला रखी जाए, SC ST रखी जाए, कोई भी रखा जाए, उनके ऊपर फॉल्स कंप्लेंट के केस में फाइन पेनल्टी होनी ही चाहिए, क्योंकि झूठे केस भारत में लगातार आते रहे हैं। और अगर इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन देखा जाए तो गलती किसी से भी हो सकती है, मिनिस्ट्री माने कि गलती हुई है, यूजीसी से बोले इसे विड्रॉ करे, इसे अमेंड करे, या मिनिस्ट्री इसमें आगे बढ़ के आए। धन्यवाद।